कल मैंने आपको बताया था कि हम बैंक में जो है वो डिमांड डिपॉजिट जब कराते हैं तो डिमांड डिपॉजिट के बिहाफ पे आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है। तो आप कैश के बजाय जो है वो चेक का भी यूटिलाइजेशन किया कर सकते हो। चेक के थ्रू भी हम हमारे जो पेमेंट्स होते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। देन चेक इज़ ऑल्सो ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन रिसेंट टाइम में चेक जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। और चेक की फैसिलिटी हमें कब मिलती है? जब हमारा बैंक में अकाउंट होता है। तो पर्टिकुलर जब कोई पर्सन बैंक में एक अकाउंट ओपन कराता है तो बैंक के थ्रू उसको उसके नाम की एक चेकबुक इश्यू होती है। उस चेकबुक के बिहाफ पर वो अपने पेमेंट को जो है वो सेटलमेंट कर सकता है। उन चेक्स के बिहाफ पर वो अपने पेमेंट को क्या कर सकता है? सेटलमेंट कर सकता है। और यहाँ पर उसको कैश में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, चेक के थ्रू भी पेमेंट जो है वो किया जा सकता है। पर बशर्ते कि आपका बैंक में जब तक अकाउंट नहीं होगा तब तक आपको चेकबुक नहीं मिलेगी, और जब तक आपको चेकबुक नहीं मिलेगी आपको कैश में ही ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसे ही आपको चेकबुक मिलती है तो आप जो है वो पूरा चेकबुक के पूरे जो नोटिफिकेशन है एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। तो चेक जो होता है एक पेपर होता है। चेक इज़ ए पेपर, और उसके अंदर जो बेसिक जो होते हैं वो बैंक के नॉर्म्स जो होते हैं वो सारे होते हैं। पर्टिकुलर एक बैंक का नाम होता है, टोटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इनके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप चेक को जो है वो फुलफिल करोगे, और बैंक जो है उस चेक के बिहाफ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है जिस पर्सन को आप पेमेंट करना चाहते हो एटलीस्ट उस पर्सन को बैंक जो है उस चेक के बिहाफ पर पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि चेक इज ए स्पेसिफिक A check is a paper instructing to pay bank. Check is a paper. चेक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपकी बुक में दे रखी है। A check is a paper of instructing to bank to pay a sum of money from his account to another person whose name was written on the check. जिसका नाम चेक पर लिखा होता है उस पर्सन को आप जो है वो अमाउंट पे कर दीजिए। अब मैं आपको एक चेक का परफॉर्मा बना करके बता रही हूँ कि रियल में चेक का परफॉर्मा जो है वो किस स्टाइल का होता है। तो चेक का परफॉर्मा आपके इस स्टाइल्स का होता है। यहाँ पर जो है वो लिखा होता है आपकी डेट, फिर ईयर और मंथ, ये लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर आपका नाम रिटन में होता है, वहाँ पर आपका चेक बुक पे आपका नाम भी लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे संगीता मानपानी लिखा हुआ आएगा, फिर उसके नीचे मैं मेरा साइन कर करके और ये चेक दूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ आता है टू पे, और यहाँ पर मेरे अकाउंट भी जो होते हैं वो फिल होते हैं कि दिस इज माय अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर इस स्टाइल से पे होते हैं। बैंक का नाम की फॉर एग्जांपल SBI अकाउंट होता है। यहाँ पर कुछ नंबर्स जो है वो चेक पर लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टू पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसको पे करना है, तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया जिसका कि प्रणव मानपानी। तो यहाँ पर ये जो चेक है एटलीस्ट उसी पर्सन को जाएगा जिसका इसमें नाम लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले चेक के परफॉर्मेंस को समझ लीजिए कि फ्रंट पेज पर अब जो है यहाँ पर आपको डेट का वहाँ फिल करनी है। आपको अगर इस स्टाइल से फिल करनी है डेट को, अगर 1 डिजिट वाली है तो आप उसके आगे 0 लगाओगे और फिर डेट को फिल करके और लास्ट में आपको ईयर पूरे लिखने। ये नाम आपका प्रिंट किया हुआ आता है चेक बुक पर, संगीता मालपानी। इस स्टाइल से आपको नीचे अपने वही साइन करने हैं जो आपके बैंक में थे। यहाँ पर आप एक अमाउंट का कॉलम होता है जिसमें आप 10,000 रुपीज जो है वो इस स्टाइल से लिखोगे। 2 जीरो के बाद एक कॉमा लगाना कंपलसरी है, फिर 3 जीरो, फिर एक लाइन एंड एन एरो, ये लिख दिया। अब होता है टू पे प्रणव मालपानी, फिर आएगा द सम ऑफ रुपीज ऐसे प्रिंट किया होगा। तब आप लिखोगे 10,000 ओनली, 10,000 रुपीज ओनली भी कर सकते हो। 10,000 रुपीज ओनली करके आप ऐसे लगा के इसमें भी छोड़ सकते हो। यहाँ आपका अकाउंट नंबर होगा, यहाँ उस पर्टिकुलर बैंक का नाम होगा जो बैंक है। टू पे मीन्स आप किसको पे करना चाह रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपने यहाँ लिख दिया है। कितनी अमाउंट देना चाह रहे हो वो आप इसमें लिखोगे, फिगर में भी लिखोगे, वर्ड्स में भी लिखोगे। अब नीचे देखिए आपको चेक के नंबर होते हैं यहाँ पर, ये आपकी चेकबुक के सीक्वेंस में चलेंगे तो ये कहलाते हैं चेक नंबर। और उसके बाद में और कुछ नंबर होते हैं डैश दिए हुए, यहाँ पर कुछ अलग डिजिट होंगे और फिर थोड़ी सी स्पेस दिए हुए। आपके चेक को अच्छे से देखना होंगे। तो ये कोडिंग होती है जो बैंक के थ्रू यूज की जाती है, कोडिंग यूज्ड बाय बैंक। तो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ चेक। यहाँ पर मैंने साइन कर दिया, ये कर दिया। अब मैं ये प्रणव मालपानी को ये चेक दे देती हूँ
पर पर्टिकुलर उस पर्सन का भी कहीं ना कहीं बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जब वो इस चेक को डिपॉजिट करेगा तो इस चेक की बैक पर, इसके बैक पर वो क्या करेगा, ओनली अपने अकाउंट नंबर लिख देगा। बस अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत है और आप इसको जो है वो कलेक्शन बॉक्स में डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली बैंक एक फंक्शन करता है और बैंक के फंक्शन के बिहाफ पर ये पैसा जो है वो प्रणव मालपानी के खाते में जमा हो जाता है। तो ये पूरा जो एक्टिविटी थी वो चेक की थी कि विदाउट कैश, विदाउट मनी भी हम जो है चेक साइन कर सकते हैं, बट चेक के लिए आपके खाते में उतनी रकम, उतनी अमाउंट का होना जो है कंपलसरी है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो फिर आप जो है चेक नहीं लिख सकते। तो ये तो डिमांड डिपॉजिट और चेक के बारे में जो था वो मैंने आपको कल बताया। अब होता है कि डिपॉजिट जो होती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हमारी जितनी डिपॉजिट होती है एटलीस्ट हमें चेक लिखने का वहीं तक राइट है, उससे एक्सेस में हम चेक जो है नहीं लिख सकते। अगर एक्सेस में लिखा तो आपके चेक का जो है वो डिसोनर हो जाता है और चेक के थ्रू भी पेमेंट वैसे ही सेटल होते हैं जैसे कैश के थ्रू होते हैं, बल्कि ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा सेफ रहते हैं। इसमें आपको कैश को काउंट नहीं करना पड़ता किसी स्टाइल से, कोई वो नहीं है कि आपके पास कोई जो है इलीगल करेंसी आपके पास आ गई हो, इसके कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू होता है। इसलिए जो करेंसी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है वो वेल डिफाइंड होती है, वो बेटर डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पर हो गया ये। अब होता है लॉन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब आप सोचते होंगे कि बैंक ने यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि मिस्टर सलीम वांट्स टू विड्रॉल 20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट, हाउ वुड राइट ए चेक टू विड्रॉल मनी। अब यहाँ तक तो मैंने लिखा कि मैं प्रणव मालपानी को चेक दे रही हूँ, इसलिए आपने उसका नाम लिखा। अब आपके क्वेश्चन है कि मिस्टर सलीम खुद ही विड्रॉल करना चाहता है, तो यहाँ पर आप जो मैंने ये लिखा था ना टू पे, आप वहां पर लिख दोगे सेल्फ, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, सेल्फ करना है, नो क्रॉसिंग। प्रणव को जब आपने चेक दिया तो यहाँ क्रॉसिंग करना जरूरी था, अकाउंट पे ओनली, लेकिन जब आप सेल्फ का लिख रहे हो तो आपको क्रॉसिंग नहीं करनी है, आप चेक का ऐसा ही रहेगा। लेकिन देखिए पहले वाले चेक में मैं बताना भूल गई, प्रणव को देते समय मैंने अकाउंट पे ओनली कर दिया, ये करना जरूरी था उस वक्त, ताकि चेक अगर कहीं मिस भी हो जाए तो भी उसका पेमेंट नहीं हो। लेकिन जब हम सेल्फ का पेमेंट लेते हैं तो उस चेक को हम क्रॉस नहीं करते हैं, सिंपल सेल्फ लिख देती हूँ। मेरे को पेमेंट लाना आज बैंक से जाकर के, तो मैं लिखूंगी फॉर सेल्फ और जाकर के मैं विंडो पे खड़ी हो जाऊंगी और विंडो पे मेरा इसका पेमेंट कैश में हो जाएगा। लेकिन इस चेक का जो इससे पहले मैंने समझा उसका पेमेंट कैश में नहीं होता है, वो डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट होता है, बिकॉज इट इज ए क्रॉस चेक और इट इज अनक्रॉस्ड चेक। ये क्रॉस्ड चेक है और ये अनक्रॉस्ड चेक है, इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर एज ए मनी, की डिमांड डिपॉजिट को हम एज ए मनी क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट कैन विड्रॉल एनी टाइम, आप उसको एनी टाइम विड्रॉल करने का राइट सकते हो। इफ़ यू हैव एटीएम्स, अगर आपके पास एटीएम है तो, लेकिन अगर आपके पास एटीएम नहीं है, ओनली चेक बुक है, देन यू कैन हैव द राइट टू विड्रॉल फ्रॉम बैंकिंग आवर्स 10 to 5, 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप उनको विड्रॉल करने का राइट रखते हो। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डिमांड डिपॉजिट इज अनदर फॉर्म ऑफ कैश। डिमांड डिपॉजिट कैश की एक दूसरी फॉर्म है, क्योंकि उसको आप इजी गोइंग विड्रॉल कर सकते हो एंड इट इज इंक्लूड इन द सप्लाई ऑफ मनी। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो हम डिमांड डिपॉजिट जमा कराते हैं उसको हम जो है वो मनी की सप्लाई में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये तो यहाँ तक था। अब है लॉन एक्टिविटीज फ्रॉम बैंक्स की। अब आप सोचते होंगे कि लोन जो होता है कि व्हाट डू बैंक डू विद आवर डिपॉजिट, कि बैंक हमारे डिपॉजिट का क्या करता है, व्हाई डू बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, कि बैंक ने जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट की तो उसका बैंक ने क्या किया और बैंक ऐसा काम क्यों करते हैं कि पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं। तो बैंक जो है एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म के बेस पर फंक्शंस करते हैं। बैंक जो होता है हर पर्सनस की, पर्टिकुलर पर्सन की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो, ये बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग उसका एक फंक्शन है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई ने उसको ऐसा बोल रखा है कि वो पब्लिक की जो है सेविंग को कलेक्ट करेगा, तो ये उसका फंक्शन है, इसलिए वो ये काम करता है। पहली बात तो यही होगी। दूसरी बात, बैंक जो होता है आपसे जो जितना भी लेता है डिपॉजिट आपकी एक्सेप्ट करता है बैंक, तो बैंक उस डिपॉजिट को अपने यहाँ सेफ नहीं रखता पूरी की पूरी को। बैंक उसको क्या करता है, आपसे डिपॉजिट ली और स्मॉल पोर्शन को तो कैश में कैप्ट रख करता है, और उसके बाद जो लार्ज स्केल का जो पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन होता है, एज ए लोन अनदर पर्सन को जो है वो बैंक दे देता है।
देन एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म वर्क एट बैंक, बैंक में एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म वर्क करता है, इनकमिंग भी होती है और आउटगोइंग भी होती है। आपने जमा कराया, आपसे पैसा आता है और वापस कोई लेने आ जाता है तो बैंक उसको वो पैसा जो है वो दे देता है। तो बैंक ये काम करता है, बैंक कीप स्मॉल अमाउंट एट देम एंड रिमेनिंग एज लोन। बैंक क्या करते हैं, आपने जो डिपॉजिट कराई अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जो भी आरबीआई एक्ट के प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग बैंक को कुछ कैश रखना कंपलसरी होता है। वो कैश रखने के बाद बैंक रिमेनिंग पार्ट को एज ए लोन एक्सेप्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये कैश जो होगा, इट इज डिपेंड अपॉन द लॉ आरबीआई एंड बैंकिंग एक्ट। इट मे बी पॉसिबल 6 to 8%, इट मे बी पॉसिबल 15%, इट मे बी पॉसिबल 30%। कुछ पोर्शन तो आरबीआई को सेंड करना पड़ता है, कुछ पोर्शन अपने यहाँ कैश में रखना कंपलसरी होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको बैंक क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू आपकी बुक में दे रखा है रिसेंट टाइम दिस रेशियो इज 15% होल्ड एज कैश। 15% बैंक को कैश को होल्ड करना पड़ता है। आपने जैसे अभी मैंने 1000 रुपीज़ जमा कराए तो बैंक को ओनली 150 रुपीज़ रखना है अपने पास, बाकी 850 रुपीज़ को बैंक जो है वो लोन देने का काम करता है। एंड मेजर पोर्शंस एक्सटेंड लोन, और मेजर पोर्शन जो होता है वो बैंक क्या कर देता है, लोन दे देता है। और ये बैंक की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, डिपॉजिटर्स से मनी आती रहती है और बैंक जो करता है लोन्स देता रहता है। अब आप सोचते हो कि बैंक लेता है और दे देता है, तो बैंक ने अगर ये 15% ही रखा बाय द वे, और अगर किसी दिन कुछ लोग मांगने चले गए तो क्या होगा, आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर मेरा 1 लाख रुपए जमा है और आज मैं मांगने चला गया 1 लाख रुपीज़, तो बैंक ने तो मेरा 15% ही रखा था, 15,000 ओनली। बट बैंक की भी एक पॉलिसी होती है, बैंक को ये पता रहता है कि डिपॉजिटर्स जो होंगे, 1 डिपॉजिटर्स माइट कम, 2 डिपॉजिटर माइट्स कम्स, बट ऑल डिपॉजिटर्स नॉट कम फॉर द विड्रॉल। बैंक ये जानता है कि कुछ डिपॉजिटर्स पैसा विड्रॉल करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा विड्रॉल करने के लिए नहीं आ सकते। तो वो क्या करता है, जो आपका रिमेनिंग 15% जो उसने रख रखा है, उससे जितने सबका 15-15 रख रखा है, तो अगर 10 में से 1 आया तो पहले 1 को दे देता है, फिर 10 में से 2 आया तो 2 को दे देता है, 10 में से फिर 3 आए तो पहले तो ये यूज़ करता है एसएलआर को जो उसने रखा था, उसके बाद सीआरआर जो आपका रख रहा है ना वो 15%, उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एसएलआर का यूटिलाइजेशन सबसे पहले किया जाता है, इसमें एक रिजर्व बनाता है एसएलआर जिसको वो यूज़ करने का राइट रखता है। सीआरआर को वो आरबीआई की परमिशन से जो है वो यूज़ कर सकता है कि आरबीआई से परमिशन लेकर के वो एक्सटेंड कर सकता है इसको कि मैं बाद में रखूँगा। तो यहाँ पर होता है कि 10 इज पेड टू डिपॉजिटर्स हु माइट कम, जो आया उसको पे कर दिया और जो नहीं आया उसका एज इट इज़ जो है वो बैंक ने क्या कर लिया, रख लिया। फ्रॉम बैंकिंग गिवन बाय वन ओनली सम डिपॉजिटर्स टू कम विड्रॉल, बैंक्स जो होते हैं कुछ अमाउंट जो होते हैं सम विजिटर्स जो डिपॉजिटर्स आते हैं उनको दे देते हैं और रिमेनिंग का बैंक कैप्ट रखते हैं। बैंक इज द मीडिएटर। अब यहाँ पर बैंक एक जो है वो मीडिएटर्स के रूप में काम करता है। मीडिएटर्स किसके बीच में, मीडिएटर्स जो है वो सेविंग करने वाले के बीच में और लोन लेने के वाले के बीच में मीडिएटर्स होते हैं। आप पैसा सेव कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे की सेफ्टी चाहिए और आपके पास सरप्लस में मनी है, और बोरोवर किस लिए आता है कि उसको रिक्वायरमेंट है और उसके पास लेस अमाउंट में जो है वो अमाउंट में जो है वर्किंग कैपिटल है, इसलिए वो लोन के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि फ्रॉम हु हैज सरप्लस फंड एंड हु नीड टू फंड, तो बैंक क्या करता है, सरप्लस फंड वाले से तो एक्सेप्ट कर लेता है, नीड टू फंड वाले को बोरोवर कर देता है। बैंक ये कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस जो है वो करता रहता है लोन की और उसकी रिक्वायरमेंट की। देन व्हाट इज द, अब बैंकिंग क्या करता है, आप सोचो कि बैंक ने ये काम ऐसे ही क्यों कर रहा है, मुझसे लिया और उसको दिया, तो बैंक इससे जो है बैंक इससे एक प्रॉफिट अर्न करता है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने डिपॉजिटर्स को दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो थोड़ी लोअर होती है, डिपॉजिटर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, लोअर होगी। डिपॉजिटर की रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट जो है सपोज कीजिए मुझे अभी 6% दे रहा है, और जो बोरोवर्स है लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट रेट है इट इज 11-12% है। देन द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक।
अब हम दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस हुआ, मुझको 6% दिया और मेरे ही पैसे को किसी दूसरे को 12% पे बैंक ने दे दिया, तो द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एंड बोरोवर इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। हम दोनों के बीच की रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो होगा वो बैंक का हमारा प्रॉफिट होगा, और बैंक इस प्रॉफिट से ही अपनी अदर एक्टिविटीज को जो है वो करता रहेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो था हमारा बैंकिंग रेट का, ये हो गया। आपके बुक में एक पिक्चर बता रखी है ऐसे, यहाँ पर देख लीजिए, ये है, ये आपका बैंक है, यहाँ ये बैंक शो कर रखा है, यहाँ पर डिपोजिटर्स आ रहे हैं, डिपोजिटर्स आता है डिपॉजिट करने के लिए, और यहाँ पर कुछ बोरोवर्स हैं, इस स्टाइल से पिक बनाई हुई है, और ये बोरोवर्स आते हैं लेने के लिए। बैंक ने आपका पैसा लिया और आपके पैसे को एज ए मीडिएटर यहाँ पर इसको लोन दे दिया, इससे 6% ली और इससे 12% ली। तो यहाँ पर हो गया, इसको क्या बेनिफिट हुआ कि ही हैज राइट टू विड्रॉल एनी टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेफ्टी, 3 प्रॉफिट हो गए इसको डिपॉजिटर्स को क्या प्रॉफिट हो गए, राइट टू विड्रॉल एनी टाइम्स, सेफ्टी एंड बेनिफिट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बोरोवर को क्या हुआ, उसकी नीड्स कंप्लीट हो गई, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेट हो सकती है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई है बट ही कैन एबल टू पे दिस, क्योंकि वो इससे भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो बैंक को पे कर देगा। तो इस स्टाइल की पिक्चर जो है आपकी बुक में शो की हुई है। नेक्स्ट आता है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब हमारे यहाँ आती है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की अलग अलग सिचुएशंस आ रखी है, जिसमें आपको क्रेडिट फैसिलिटी आपने कहीं से ली है। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, क्रेडिट मीन्स होता है लोन और लैंडिंग, कि आपने कहीं से उधार लिया है। देन क्रेडिट इज द मीन्स ऑफ उधार, कि आपने कुछ मनी जो है वो कहीं से बोरो की है। तो 2 फैसिलिटीज होती है, फर्स्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हो तो फिर आपकी क्या कंडीशन होगी, और अगर आपने लोन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया है तो आपकी क्या कंडीशन होगी। ये 2 पिक्चर्स आपकी बुक में जो है वो क्लियर की गई है कि ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, a large number of transactions in our daily lives is depend upon the credit facilities, कि हमारी डेली लाइफ में large number of transactions जो होते हैं it is totally depend upon credit। हम चाहे सेल करें और परचेज करें, it is almost depend upon credit। it may be possible it is 1 or 2 day or it may be possible in long times, कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिसेंट टाइम में इकोनॉमी में हो रही है तो उनका बेस्ट क्रेडिट है। कैश में ट्रांजेक्शन कम होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अभी सभी के पास पैसा बहुत कम है, अभी क्या ऑलवेज जो है वो मनी की डेफिशिएंसी लगती है। तो यहाँ पर लेंडर और सप्लायर्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर ही जो है वो लोन लिया जाता है और लोन रीपे किया जाता है। तो इट इज़ नॉन एज द क्रेडिट फैसिलिटी, कि जब देन 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, की क्रेडिट सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप जो लोन लेते हो। व्हेन यू बोरो सम मनी फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर देन यू विल पे विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिया है देन यू विल पे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। और इफ़ यू बोरो द सम ऑफ मनी फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिया है then you will pay in goods and services in return for the promise of future payment। then you may pay, आप पे कर सकते हो goods और services for the promise of future payment, की आपको जो फ्यूचर में जो पेमेंट करना पड़ता था उसके बिहाफ पर आप उसको फ्यूचर में या तो गुड्स दोगे या रिसेंट टाइम में कुछ सर्विसेज दोगे। then 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस आपकी बुक में 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है जो एक्सप्लेन की गई है। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट in which the lender supply the borrower with the money। सबसे पहले क्रेडिट की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्रेडिट जो है एक एग्रीमेंट जो है वो रेफर करता है इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद द मनी। लेंडर जो है वो बोरोवर को कुछ मनी देता है क्रेडिट पर, और उसके बाद जो है उससे रीपेमेंट की जो है कुछ कंडीशंस फिक्स कर लेता है। तो ये हो गया ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हेल्ड इन क्रेडिट। इन रिसेंट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हेल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट के आपको ये पता चल गया कि आपको
बोरोवर जो है सप्लायर जो है वो बोरोवर को कुछ मनी देता है। अब आपकी बुक में दो जो है वो सीजन एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट इज ए फेस्टिवल सीजन। फर्स्ट है ए फेस्टिवल सीजन में एक एग्जांपल दे रखा है कि इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन्स 2 मंथ फ्रॉम नाउ, कि आज के 2 महीने बाद एक फेस्टिवल आने वाला है। आफ्टर 2 मंथ जो है वो एक फेस्टिवल आने वाला है। और एक शू मेकर है सलीम। सलीम जो है एक शू मेकर है और इसको जो है एक ऑर्डर मिला है एक ट्रेडर से 3000 पेयर ऑफ शूज। 3000 पेयर ऑफ शूज। वापस समझ लो, फेस्टिवल सीजन आने वाला है 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। सलीम जो शू मेकर है उसको 3000 पेयर जो है वो शूज़ का ऑफर मिला है कि वो इस शूज़ को इन 1 मंथ डिलीवर कर देगा। कितने महीने में? इन 1 मंथ में वो उसको डिलीवर कर देगा। अब सलीम के सामने क्या आता है? इस प्रोडक्शंस को उसको इन टाइम कंप्लीट करना है। तो अगर उसको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले ही हायर सम वर्कर। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों को किराए पर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात जो क्या कर सके, उसको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा। और ज़्यादा वर्कर्स चाहिएंगे क्योंकि ऑर्डर बड़ा है, जो उसकी स्टिचिंग कर सके और जो भी कुछ है शू मेकिंग में उसकी हेल्प कर सके। तो क्या करता है वो? ये काम के लिए कुछ हायर कर लेता है। और ही हैज़ परचेज सम रॉ मटेरियल, और उसको कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। क्या चाहिए उसको? रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो उसने परचेज कर लेता है। अब उसको लेदर चाहिए। क्या चाहिए उसको? लेदर भी जो है वो उसको यहाँ से है, रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर लेता है। अब ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। सलीम क्या करता है? 2 सोर्सेज से लोन ऑब्टेन करता है। पहला तो वो क्या करता है, जो उसका ट्रेडर्स है, जो लेदर का सप्लायर है, जिसने उसको ये लेदर सप्लायर करा है, उस लेदर सप्लायर से वो क्या कर लेता है? लेदर जो है वो क्रेडिट पे ले आता है। किस पे ले आता है? लेदर क्रेडिट पे ले आता है। एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, कि उसको कहता है कि मैं तुझे बाद में दे दूंगा। देखो वापस समझो, 2 महीने बाद फेस्टिवल आने वाला है। सलीम को 3000 पेयर का जो ऑर्डर मिला है, सलीम उस पेयर को फुलफिल करने के लिए कुछ न्यू हायर कर लेता है वर्कर्स, और कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लेता है। वो लेदर परचेज करता है। लेदर वाले को ये प्रॉमिस कर देता है कि ही विल पे हिम आफ्टर सम टाइम, वो उसको कुछ समय बाद कर देगा। तो उसको सबसे पहला जो रॉ मटेरियल था लेदर, वो सप्लायर से क्रेडिट पर मिल गया। उसके बाद सी ऑब्टेन लोन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर टू अरेंज द पेमेंट। उसके बाद उसने क्या किया? एक लार्ज ट्रेडर जिससे उसको ऑर्डर मिला था, शी ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर इन एडवांस पेमेंट ऑफ 100 पेयर, 1000 पेयर। 1000 पेयर का वो क्या कर लेता है? एडवांस में मांग लेता है। किससे? उसी से जिसने उसको ऑर्डर दिया। देखो उसकी समझदारी देखो, लेदर क्रेडिट पे ले आया, वर्कर्स को कह दिया दे दूंगा पेमेंट, काम करिए आप। उसके बाद जिसने उसको ऑर्डर दिया परचेज करने का, उसी को कहा कि मुझे 1000 का एडवांस दे दो ताकि मैं मेरा कुछ काम कर सकूं। तो वो उसको 1000 पेयर का जो है वो दे देता है, और बाद में वो बोलता है कि इन 1000 का जो उसको एडवांस दिया है वो बाद में लेस हो जाएगा। कब? जब वो इस ऑर्डर को फुलफिल कर देगा। अब उसको क्रेडिट मिल गए, उसने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम्स ऑर्डर फुलफिल हो गया। 3000 का जो पेमेंट आया उसमें से 1000 का उसने उसको दे दिया, और बाकी का उसने जो लेबर हायर किया उसको दे दिया, बाकी का उसने जो लेदर परचेज किया उसको दे दिया। उसके बावजूद भी उसने प्रॉफिट अर्न किया। क्या अर्न किया उसने? प्रॉफिट अर्न किया। और इस तरह वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंटिन्यूस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने लग गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो था कि उसने थोड़ा दिमाग से काम लिया और अच्छे से लोन लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर? सलीम को जो क्रेडिट फैसिलिटी मिली, सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू द प्रोडक्शन। तो सलीम ने जो अपनी नीड्स को फुलफिल किया, वर्किंग कैपिटल की नीड्स को जो फुलफिल किया, वो बेटर वे में किया, चाहे किसी भी सेक्टर्स के थ्रू किया हो, और प्रॉफिट अर्न किया। नेक्स्ट आता अपने स्वप्नास प्रॉब्लम, कि स्वप्नास की क्या प्रॉब्लम थी वो देखिए। कि स्वप्नास स्मॉल विलेज फार्मर्स, एक सपना जो है एक स्मॉल विलेज फार्मर है, एंड ग्रो ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकर्स लैंड। और वो अपने 3 एकड़ लैंड में क्या करती है? ग्राउंडनट को प्रिपेयर करना चाहती है, ग्राउंडनट को करना चाहती है।
तो शी टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर। उसने कहाँ से लोन ले लिया? गलती क्या की, उसने लोन कहाँ से लिया? मनी लेंडर। उसने लोन ले लिया, उसकी 3 एकड़ की ग्राउंडनट करना चाह रही थी, तो उसने लॉन्स शी टेक्स लॉन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। उसने मनी लेंडर्स से नोट लिया टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज हर कल्टिवेशंस। तो उसके जो कल्टिवेशंस के जो एक्सपेंसेस थे एटलीस्ट उसको फुलफिल करने के लिए उसने मनी लेंडर से क्या ले लिया? लोन लिया। एंड हॉपिंग एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग शी विल पे। और उसको ये आशा थी कि हार्वेस्टिंग के बाद वो ये वापस क्या करेगी? रीपे करने में जो है वो एलिजिबल हो जाएगी। मिडवे थ्रू द सीजन्स, मिडवे थ्रू द सीजन। अब यहाँ है कि बीच में ही, मिडवे का मतलब हो गया कि मिडवे में ही क्या हो गया? उसकी क्रॉप्स पे पेस्ट लग गए, तो उसको पेस्टिसाइड्स जो है वो परचेज करना पड़ा। तो पेस्टिसाइड्स को परचेज करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? अगेन लोन लेना पड़ा। पेस्टिसाइड्स जो है वो हिट करने के लिए सीजन में क्रॉप्स में, तो उसने क्या किया? सपना ने उसकी क्रॉप्स के जो एक्सपेंसेस थे पेस्टिसाइड्स के वो भी अगेन लोन लिए और उसकी क्रॉप्स जो थी वो बहुत डिस्ट्रॉय हो गई और ही कांट एबल टू रीपे द लोन ऑफ मनी लेंडर्स। और वो मनी लेंडर्स का लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ? शी नेक्स्ट ईयर, और जब तक उसने ड्यूरिंग द ईयर उसने वहाँ काम किया, मनी लेंडर के यहाँ उसने वर्क किया, फिजिकल लेबर जो है वो किया, उसके बावजूद भी वो लोन को रीपे नहीं कर पाई। नेक्स्ट ईयर शी अगेन टेक सम लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। नेक्स्ट ईयर उसने फिर मनी लेंडर से लोन लिया इस होप में कि इट मे बी पॉसिबल इस ईयर जो है वो क्रॉप बेटर होगी, बट नेक्स्ट ईयर भी उसकी जो होप थी उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स नहीं हुई। तो वो क्या हो गई? शी कॉट इन द ट्रैप ऑफ डेप्ट। वो डेप्ट के ट्रैप में फंस गई। डेप्ट का ट्रैप होता है ऋण का जाल। ऑलरेडी पहले था, फिर पेस्टिसाइड्स के लिए लिया, फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए लिया, और पूरे टाइम वहाँ उसने फिजिकल लेबर जो है वो किया, जबकि जो भी कुछ हुआ था फसल वो भी उसने ले ली, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम उसको क्या करना पड़ा? अपनी उस लैंड में से जो 3 एकड़ थी उसमें 1 एकड़ को सेल करना पड़ा, और सेल करने के बाद जो है उसने क्या हुआ? उस डेप्ट को, शी कॉट इन द डेप्ट एंड शी सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू पे डेप्ट। उसको अपने इस लैंड के पार्ट को जो है वो पे करने के लिए चुकाना पड़ा। तो इन रूरल एरिया मेन क्रेडिट डिमांड फॉर द कल्टिवेशंस जो है वो किसमें होती है? रूरल एरिया में जो इलिटरेट लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट ये मनी लेंडर से लोन लेते हैं और फिर डेप्ट के जो है वो ट्रैप में चले जाते हैं, जिस तरह की सपना जो है चली गई थी आपकी। इन रूरल एरिया मेन क्रेडिट डिमांड फुलफिल फ्रॉम द मनी लेंडर्स जो होता है कल्टिवेशंस के लिए लोन लेते हैं। सबसे पहले तो जो रूरल एरिया में लोन्स जो है इशू किए जाते हैं वो मेन पर्पस होता है उसका कल्टिवेशंस ही होता है। एंड फार्मर टेक लोन्स एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड रीपे इट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ऑलमोस्ट फार्मर्स लोग जो लोन लेते हैं वो एट द टाइम ऑफ सोइंग लेते हैं, जब फसल बोने का टाइम हो रहा हो, बुआई का समय आता है तब लेते हैं। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग दे विल रिटर्न इट, और हार्वेस्टिंग के बाद वो उसको रिटर्न करते रहते हैं। देन द बेसिक प्रॉब्लम्स इज 3 और 4 मंथ। उनकी जो बेसिक नीड्स होती है इट इज़ टोटली ऑन 3 और 4 मंथ की उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है एटलीस्ट वो होती है। अब फार्मर को लोन्स क्यों लेना पड़ता है कल्टिवेशंस के लिए? कि जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए फार्मर्स को जो है वो लोन इशू करता है। इसमें आता है आपके सीड्स के लिए लोन लेना पड़ता है। फार्मर्स जो लोन लेता है उसमें सबसे पहले सीड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं आपके, उसके बाद हैं आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपकी एग्रीकल्चर में, रिपेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ये जो है इन सब के लिए फार्मर्स को जो है वो लोन्स इशू कराना पड़ता है और ये लोन वो दे देता है। तो उसकी जो इनकम होती है फार्मिंग की, उस द इनकम इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द लोन के रीपे करने के बाद जो उनकी इनकम होगी एटलीस्ट उसी से वो अपना काम चलाएगा। तो यहाँ पर एक क्रेडिट पुश बोरोवर इनटू द सिचुएशन। क्रेडिट जो है वो बोरोवर को सिचुएशन में पुश कर देती है फ्रॉम विच रिकवरी इन वेरी पेनफुल। तो यहाँ पर आप स्वप्ना के केस में देखते हो कि लोन पुश बोरोवर
in the trap of debt, and in this situations recovery is very painful. उसकी रिकवरी कितनी पेनफुल थी कि शी इज क्लियरली मच वर्स देन बिफोर. वो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गई इन कंपैरिजन देन फर्स्ट टाइम जो उसकी सिचुएशन थी उससे भी ज़्यादा बहुत बुरी कंडीशन में आ गई कि उसको अपनी लैंड का एक पार्ट भी सेल करना पड़ा. तो ये मेन प्रॉब्लम्स है हमारे रूरल एरिया की. तो क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट. क्रेडिट यूजफुल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. Therefore, it is depend on the risk and situation and whether there is some support. देखो क्रेडिट फैसिलिटी जो है, अब आपने पूरा टॉपिक में अभी तक देखा कि क्रेडिट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा रिटर्न देती है. बट क्रेडिट में बी बेनिफिशियल और में नॉट. इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस. सबसे पहले वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में ली, किस कंडीशन में ली, किस रिस्क पे ली, एंड वेयर यू यूज्ड इट एंड व्हाट इज़ द रिटर्न. और रिटर्न क्या था या व्हाट विल द रिटर्न क्या होगा. एटलीस्ट क्रेडिट जो है आपकी उस पर डिपेंड करती है. लोन लेना और लोन देना हमारा कंटिन्यूस काम चलता जा रहा है. बट रिस्क बियरिंग जो है वो अभी भी जो है वो अवेलेबल है. अगर आप लोन पे कर पाते हो, एंजॉय जैसे सलीम ने किया, देन ही विल अर्न सम मनी. उसने कुछ अर्न किया और लोन लेने के बावजूद भी वो क्या हो गया, उससे प्रॉफिट अर्न करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंगेज होके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके लोगों को, और उससे बाहर निकल गया. बट इन स्वप्नास के केस में उसने लोन लिया, हार्ड वर्क किया, मनी लेंडर के यहाँ फिजिकल वर्क किया, और उसके बावजूद भी रीपे करने के लिए उसको अपनी एसेट्स को सेल करना पड़ा. तो ये कंडीशन जो होती है वो हमारी क्रिटिकल हो जाती है. तो यहाँ पर ये होता है. अब आता है नेक्स्ट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि आप सोचते हो क्रेडिट फैसिलिटी ऐसे ही मिल जाती है, आपने कहीं से लोन लिया, मैं आज लोन लूँ मुझे मिल जाए. नो, बैंक के थ्रू भी इजी नहीं होता, मनी लेंडर के थ्रू भी इजी नहीं होता. मनी लेंडर के थ्रू इजी होता है बट उसकी कंडीशंस बहुत जो है टिपिकल्स होती है. देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स होता है कि ऑन विच कंडीशंस यू गेट क्रेडिट फैसिलिटी, कि आप क्रेडिट फैसिलिटी किस टर्म्स पर जो है वो ले रहे हो. ये जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी किन टर्म्स पर जो है वो अवेलेबल हुई है. देन एवरी लोन एग्रीमेंट बोरोवर मस्ट रीपे द प्रिंसिपल विद द इंटरेस्ट, की आपकी कुछ टर्म्स जो है वो फिक्स कर देता है. एंड इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द लेंडर्स पे डिपेंड करती है कि वो आपकी किस स्टाइल्स की टर्म्स पे आपको एग्रीमेंट करने के लिए होता है. इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स दीज आर फिक्स्ड बाय आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हो तो वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू. बट यू बोरो सम मनी फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हो देन द टर्म्स विल डिपेंड अपॉन हिम. उस पर डिपेंड करेगी कि वो क्या टर्म्स और कंडीशंस फिक्स करता है. बट फर्स्ट जो टर्म्स होती है वो दोनों सेक्टर्स में होती है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल टू पे द सम ऑफ अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट. दोनों को ही आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा. चाहे आपने बैंक से लोन लिया तो भी देना पड़ेगा, और अगर आपने प्राइवेट सेक्टर से लोन लिया है तो भी आपको आपने जो अमाउंट ली है उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट उसने डिसाइड की है उस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को मिला करके तो आपको पे करना ही पड़ेगा. ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड सेकेंड कंडीशन इज कोलेट्रल. प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट ये तो हो गया. इन एडिशन लेंडर वांट ए कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन. लेंडर जो होता है वांट ए कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन. लेंडर ने आपको ऐसे ही लोन नहीं दे दिया कि इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाएगा. ही और शी वांट ए कोलेट्रल फ्रॉम यू. आपसे वो एक कोलेट्रल मांगेंगे और कोलेट्रल के बिहाफ पे आपको लोन इशू किया जाएगा. देन व्हाट डू यू मीन बाय ए कोलेट्रल. तो कोलेट्रल के बारे में आपको बता रखा है कि कोलेट्रल इज एसेट्स. ये एक एसेट्स होती है. इट मे बी पॉसिबल कि ये बिल्डिंग हो, शेयर हो, ओल्ड आपके ऑर्नामेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है. ए कोलेट्रल इज एन एसेट्स दैट बोरोवर ऑन. वो खुद की बोरोवर की खुद की होनी चाहिए. ए कोलेट्रल इज एन एसेट्स विथ बोरोवर ऑन एंड यूजेस दिस गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. तो और फिर आपने क्या किया, एक गारंटी दे दी कि लेंडर जो है वो उसको यूज करेगा अंटिल द लोन रीपे.
जब तक कि आप लोन को रीपे नहीं कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी होती है। आप लोग कोलेटरल का नाम सोच के सोचने लग जाते हो क्या होता है, इट इज़ नॉन एज सिक्योरिटी इन रिसेंट टाइम्स, कि सिक्योर्ड लोन होता है। आप एज ए एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखिए और बैंक से लोन इशू करवा लीजिए, और उस एग्रीमेंट पे आप ये भी साइन कर सकते हो कि लेंडर हैज़ राइट टू यूज़ इट, कि वो उसको यूज़ करने का राइट रखता है। बट रिसेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है, आपने सिक्योरिटी दे दी और बैंक उसको एज इट इज़ रखता है। ये नहीं कि आपने ऑर्नामेंट दिया और बैंक उसका यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। एज इट इज़ सेल्फ जो है बैंक उसको रख देता है, उसकी सिक्योरिटी ऐसे ही करता है जैसे वो अपनी एसेट्स की करता हो। बट आफ्टर पेइंग द लोन यू विल गेट दिस, जब तक आप लोन का रीपे नहीं करते हो तब तक आपको जो आपकी कोलेटरल की जो अमाउंट थी वो नहीं मिलेगा। लोन के रीपे के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही आपको जो वो कोलेटरल की जो आपकी अमाउंट थी एटलीस्ट वही आपको मिलेगी, वरना आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अब आता है हाउस लोन, कि अगर आपने एक हाउस पर लोन लिया है, हाउस लोन, तो रिसेंट टाइम में हाउस लोन को एज अ कंज्यूमर लोन के नाम से हम जानते हैं। और हाउस लोन एक कंपनसेशन हो गया हम सभी के साथ, कि अगर मैं मकान बनाऊंगी तो मैं लोन लेके ही बनाऊंगी। तो रिसेंट टाइम में ये जो है वो कंज्यूमर लोन की एक्टिविटी में आता है, और ये लोन जो है कॉमर्शियल सेक्टर्स के बैंक्स के थ्रू इशू किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के थ्रू भी इशू किया जाता है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के थ्रू अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो बैंक आपको जो है वो लोन इशू कर देगा। तो यहाँ पर आपके एक एग्जांपल दे रखा है कि मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम बैंक्स। मेघा ने लोन लिया है, सबसे पहले एम ने लोन लिया है, कितने का, 5 लाख रुपीस का लोन लिया है टू परचेज ए बैंक। किसके लिए, एक घर, सॉरी परचेज ए हाउस, एक घर खरीदना है उसको, उसके लिए बैंक ने उससे लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने डिसाइड की गई है, इट इज 12% एंड 10 पे इन 10 ईयर्स इंस्टॉलमेंट। 10 ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होगी मंथली, 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, 10 ईयर तक पे करना है। और किस में पे करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है। मेघा ने 5 लाख का लोन लिया, घर को खरीदने के लिए लिया, 12% उसकी ब्याज दर थी, चुकाना 10 सालों में है। इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक ने डिसाइड कर दिए, आपको इंस्टॉलमेंट के बिहाफ पर देना पड़ेगा। तो मेगा हैड टू सबमिट बैंक, मेगा को क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी। सबसे पहले मेघा को अपना जो सैलरी रिकॉर्ड है वो बैंक को सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ काम करती हूँ और मेरी इतनी सैलरी आती है, और उसके बाद बैंक जो है वो आपको लोन दे देगा। आपने केवल एक सैलरी का डॉक्यूमेंट दिया और बैंक ने लोन दे दिया। एज यू परचेज द हाउस, जैसे ही मेघा ने घर खरीदा, बैंक क्या करेगा, एज ए कोलेट्रल उस न्यू हाउस के पेपर रखेगा। किसके पेपर रखेगा बैंक, उस न्यू हाउस के जो पेपर है मेघा के, एटलीस्ट वो करेगा। और बैंक विल रिटर्न द पेपर आफ्टर द रिपेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट। 10 साल बाद बैंक आपको कागज देगा, जबकि आप सारी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे, तब आपको इसमें जो है वो दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। अब आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इसमें कि डिटेल्स भरनी है। लोन कितने का था, 5 लाख का था, ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 ईयर्स थे, डॉक्यूमेंट सैलरी एंड न्यू हाउस पेपर्स थे, इंटरेस्ट रेट 12% थी, मोड ऑफ पेमेंट जो था वो कैश और चेक कुछ भी हो सकता था आपका, और कोलेट्रल तो जो था वो न्यू हाउस पेपर थे। आपका सैलरी सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था, आपके जो न्यू हाउस के जो पेपर थे वो आपके कोलेट्रल बने। तो यहाँ पर कोलेट्रल और इंटरेस्ट रेट और ये सब कुछ जो है वो कंपलसरी होता है अगर आप इस लोन्स को लेना चाहते हो। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट की इंटरेस्ट रेट बिल्कुल फिक्स रहेगी, इंस्टॉलमेंट बिल्कुल फिक्स रहेगा, डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहेंगे, और अगर आपने 10 साल में नहीं पे किया तो बैंक इसको सेल कर देंगे। ये बैंक को राइट होता है कि बैंक इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन की गई हैं।